Hi everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for financial reporting, and today we are going to learn about further details about financial assets. And in our last video we discussed about the amortized cost और डेट इंस्ट्रूमेंट को हमने देखा था कि कौन कौन से तरीक़ेकार हैं जिनके बेसिस पे हम फाइनेंशियल एसेट के डेट इंस्ट्रूमेंट को क्लासीफाई करते हैं। आज हम amortized कॉस्ट की एग्जांपल को देखेंगे। amortized कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है और amortized कॉस्ट बेसिकली है क्या। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होने वाले हैं, और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। amortized कॉस्ट का जो मैंने शेड्यूल था या टेबल था वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो को जाके देख लें ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए amortized कॉस्ट क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, तब amortized कॉस्ट पे हम फाइनेंशियल एसेट को क्लासीफाई करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस की हुई हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है अपनी वीडियोस के अंदर कि फाइनेंशियल एसेट तभी होता है जब वो आप किसी इंस्ट्रूमेंट को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को परचेज करें, चाहे वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो चाहे वो डेट इंस्ट्रूमेंट। और डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही पॉसिबल है कि हम amortized कॉस्ट पर अपने फाइनेंशियल एसेट को क्लासीफाई करें। तो हमने जैसे कि यहाँ पे एक लोन नोट्स परचेज किए हैं जो कि एक फाइनेंशियल एसेट है, इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसी वजह से ये फाइनेंशियल एसेट है। और इसका जो कूपन रेट है वो 8% है। 8% लोन नोट्स हमने लिए हैं 100,000 प्रिंसिपल अमाउंट पर। डिस्काउंट हमें मिल सकता है, यहाँ भी डिस्काउंट वाली एग्जांपल है तो डिस्काउंट हमें मिला हुआ है यहाँ पे $1,000 का, जो कि हम डिडक्ट कर देंगे अपने प्रिंसिपल अमाउंट में से, 100,000 में से। इसी तरह ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कोई भी ब्रोकरेज कॉस्ट, कोई भी एजेंट की कॉस्ट, वो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट का पार्ट बनती है। प्रीमियम, प्रीमियम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई अगर बॉन्ड प्रीमियम बॉन्ड है यानी कि वो एक नॉर्मल बॉन्ड से उसकी ज़्यादा वैल्यू है, और नॉर्मली जो उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट, वो भी ज़्यादा आ रहा होता है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ओवरऑल जो भी अमोर्टाइजेशन टेबल की जो भी कैलकुलेशन आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर दिख रही है आपको पूरे टेबल के अंदर, ये मिल मिलाकर कितना रेट बनता है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। और मार्केट रेट, जो मार्केट में रेट ऑलरेडी चल रहा है वो आपका मार्केट रेट हो जाता है, और मैच्योरिटी इसकी 3 ईयर्स है। तो आए इसकी कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ही आसान। फाइनेंशियल एसेट जब भी होगा तो आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब भी आप इनिशियल इसकी रिकग्निशन करेंगे, इनिशियल रिकॉर्ड करेंगे, क्या करना है, आपने करना है पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और आपका ओपनिंग बैलेंस या इनिशियल रिकग्निशन वाला अमाउंट आ जाएगा। सही है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट करना होता है जब भी हम फाइनेंशियल एसेट की इनिशियल रिकग्निशन कर रहे होते हैं। तो हमारी यहाँ पार वैल्यू कितनी है, 100,000। हम यहाँ 100,000 ले लेंगे, माइनस देखिए मैंने इधर कर दिया है ऑलरेडी, जैसे कि मैं हमेशा कर देता हूँ अपने सॉल्यूशंस के अंदर, माइनस डिस्काउंट कर दिया 1000 का, और 1500 की मैंने ट्रांजेक्शन कॉस्ट को ऐड कर दिया, और इसी अमाउंट से मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। सही है, इसी अमाउंट से मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। फाइनेंशियल एसेट डेबिट, बैंक क्रेडिट, मेरी इनिशियल रिकग्निशन हो गई एज पर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल या अमोर्टाइजेशन मेथड, मैंने अपने फाइनेंशियल एसेट को रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल या टेबल पे जा रहा हूँ जो कि टेक्निकल है, इसको स्लोली स्लोली समझेंगे। आपने क्या करना है इनिशियली, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी 3 साल है तो मैंने 3 साल के ईयर्स लिए हुए हैं, ब्रॉड डाउन लेंगे आप। इंटरेस्ट इनकम जो भी होगी वो लेंगे, इंटरेस्ट रिसीव लेंगे, अमोर्टाइजेशन लेंगे, और कैरी डाउन लेंगे। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई हुई है अपनी पिछले वीडियो के अंदर, लेकिन आज हम इसकी कैलकुलेशन समझेंगे। इंटरेस्ट इनकम हमेशा इफेक्टिव रेट के हिसाब से चलेगा। इफेक्टिव रेट जो भी होगा वो हम इंटरेस्ट इनकम लेंगे। आपके सवाल के अंदर, एग्जाम के अंदर मार्केट रेट दिया हो या ना दिया हो, आपने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमेशा ढूंढना है और उसको यूज करना है। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा, फिर मार्केट रेट ले सकते हैं। लेकिन अगर दोनों मौजूद है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लेना है। अगर दोनों सिमिलर हैं यानी एक ही है कोई रेट, तो फिर वही लेना है। कूपन रेट आपने इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करते वक्त कभी भी नहीं लेना। इंटरेस्ट रिसीव्ड हम कूपन रेट पे लेते हैं। कूपन रेट का मतलब ये होता है कि एक्चुअली जिस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हो, जैसे कि हम लोन की एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल एक लोन है, आपने लिया बैंक से लोन और उस पे इंटरेस्ट है 8%। जब आपने लोन लिया था तब वो 8% था, तो आप इंटरेस्ट कितने पे देंगे, 8% पे। लेकिन मार्केट में जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमी चेंज होती है, मार्केट में बैंक इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं, नॉर्मली गवर्नमेंट चेंज कर देती है, बैंक चेंज कर देते हैं।
तो फॉर एग्जांपल आपने 8% पे लिया था लोन, मार्केट में रेट हो गया 12%, आप किस पे करेंगे एक्चुअल में? आपका कैश फ्लो क्या होगा? आपका कैश फ्लो कूपन रेट पे होगा। तो बेसिकली लोन नोट्स या डिबेंचर जो कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं उसके अंदर जो कूपन रेट होता है बेसिकली वो उसका फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे वो पे कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इंटरेस्ट इनकम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। जैसे कि मैंने कहा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वो होता है जो भी इसकी कैलकुलेशन हम कर रहे होते हैं उसका ओवरऑल रेट, उसकी एक तरह का एक्यूमुलेटेड रेट, जो भी हमने सारी पेमेंट की रिसिप्ट हुई हमें उसका ओवरऑल इफेक्टिवली हमें क्या रेट पड़ रहा है वो बेसिकली हमारा इफेक्टिव रेट होता है। तो हमने अपनी इंटरेस्ट इनकम हमेशा इस पे कैलकुलेट करनी है। इंटरेस्ट रेट हम पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 8% करेंगे। अमोर्टाइजेशन हमारा इसका डिफरेंस होता है और हमारी कैरी डाउन आ जाती है। जब हम ब्रॉड डाउन के अंदर अमोर्टाइजेशन ऐड करते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये हमारी कैरी डाउन हो जाती है और ये हमारे नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। और सिमिलर कैलकुलेशन उसी तरीके से हमारी होगी 10% टू ब्रॉड डाउन एंड देन ये पार वैल्यू। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है एक्सेल के अंदर। और इसी तरीके से हमारी अमोर्टाइजेशन आ जाएगी डिडक्शन के बाद और कैरी डाउन आ जाएगा। सिमिलरली हमने तीसरा साल भी इसी तरह से कैलकुलेशन की हुई है इस सवाल के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट ईयर था उसका जो कैरी डाउन है 107286 है और आपका प्रीमियम कितना था 7286। तो अगर हम पार वैल्यू को प्रीमियम में ऐड कर दें तो हमारे कितना बनेगा, इतना ही अमाउंट बनेगा हमारा, इतना ही बनेगा। सबसे पहली बात ये क्योंकि प्रीमियम बॉन्ड था, ठीक है, तो इसका अमाउंट इतना ही आना चाहिए। इसका मतलब आपने कैलकुलेशन सही की है। अगर ये प्रीमियम बॉन्ड नहीं होता, इसमें प्रीमियम नहीं होता तो ये 100 आना चाहिए था यहाँ पे, सही है जी। सबसे पहली बात, इसका मतलब हमने एक तो कैलकुलेशन सही की है। इसका मतलब ये कि जो इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो भी इसी की बेस पे कैलकुलेट हुआ होगा। इसके अलावा एक और हम इसमें चेक भी कर सकते हैं कि हमने कैलकुलेशन सही करी है या नहीं करी है। आप क्या करें, अमोर्टाइजेशन का जो टेबल है ना इसको टोटल कर दें, ये जो कॉलम है इसका तो टोटल करें। देखें 6786 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर आप देखें कि आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज क्या थे। देखें डिस्काउंट आपको मिला है क्योंकि आपने परचेज किया है तो आपका बेनिफिट है, तो ये इनकम है, सही है। प्रीमियम आपको मिला है, अगेन ये आपकी इनकम है। इसी तरह से जो आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट दी है वो आपने परचेज करते हुए दी थी वो आपका एक्सपेंस है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो अगर आप देखें तो ये कितना बन रहा है, आप नीचे देख सकते हैं बार के ऊपर 6786 और ये भी कितना है 6786। तो इसका मतलब है आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है। और ये एक तरह से जो अगर मैं बात करूं, टेक्निकल बात करूं इसके अंदर, कि ये बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, मैंने बेसिकली ये किया हुआ है कि इसके अंदर मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इनकॉर्पोरेट किया है, या फिर इसको आप मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। जिस साल की इनकम है उस साल रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये बेसिकली इस तरीके से हम इसके चेक्स रखते हैं, इस तरह से अपनी कैलकुलेशन को भी चेक करते हैं और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इस तरह से इनपुट करते हैं ओवरऑल कैलकुलेशन के अंदर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं मिलती जुलती, एग्जाम्पल नंबर 2। ये वैसे आप कोशिश करें खुद कर लें तो अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो में करा भी रहा हूँ। लेकिन आप क्या करिएगा कि इस एग्जाम्पल को उठाइएगा और बगैर आंसर को देखे या सॉल्यूशन को देखे आपने एग्जाम्पल को अप्लाई करना है और अपनी नॉलेज को चेक करना है, सही है। तो लोन और परचेज अगेन किए हैं हमने यहाँ पे 6% लोन और से $100,000 हैं, डिस्काउंट 2000 है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट 1000 है, प्रीमियम 5233 है दिस टाइम and market rate is about 9% and effective rate is about 8%, right? Maturity हमारे पास 3 years है। तो हमने सिमिलरली वही फॉर्मूला उसी तरीके से अप्लाई करना है। क्या किया, पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमारे पास आ गया 99,000। इससे हमने क्या किया, फाइनेंशियल एसेट को इनिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया 99,000 से, ठीक है जी। ये दूसरी एग्जांपल आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ज़्यादा आपको ग्रिप हो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ताकि आपसे इजीली इस टेबल को बना लें। कोई भी क्यूरीज एंड कमेंट्स हैं या कोई भी क्वेश्चंस हैं वो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो ईयर 1 में हमने क्या किया, उसी तरीके से 99,000 को यहाँ ब्रॉड डाउन ले लिया है ओपनिंग बैलेंस। इंटरेस्ट इनकम हमने 8% ली है। वाई, देयर वर 2 रेट्स अगेन, मार्केट रेट एंड इफेक्टिव रेट। तो हम इफेक्टिव रेट लेंगे until and unless market rate and effective rate are same. Until and unless market rate and effective rate are same, we will be taking ओनली इफेक्टिव रेट। हम इफेक्टिव रेट ही लेंगे इंटरेस्ट इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। तो मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, लिख भी देता हूँ। जब भी इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट होगी, इंटरेस्ट इनकम, सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई
ओपनिंग बैलेंस विद इफेक्टिव रेट। अगर इफेक्टिव रेट मौजूद नहीं है, सिर्फ कूपन था एग्जाम के अंदर और इफेक्टिव रेट मौजूद ही नहीं है और मार्केट रेट दिया हुआ है, तो आप मार्केट रेट लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि मार्केट रेट और इफेक्टिव रेट सेम है। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। लेना आपने प्रायोरिटी पर इफेक्टिव रेट ही है, लेकिन सिनारियोस चेंज हो सकते हैं, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट चीज़ें दे सकता है, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है और इफेक्टिव रेट को ही यूज़ करना है। इंटरेस्ट इनकम के अंदर कोशिश आपकी इफेक्टिव रेट की होनी चाहिए, अगर लेकिन मार्केट रेट ही सिर्फ अवेलेबल है तो मार्केट रेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करते वक्त कूपन रेट अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत हो जाएगा फिर तो, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे। फिर कोई सेम ना भी हो लेकिन जो है गलत है, बिल्कुल तरीका कार गलत है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट हमने रिसीव उसी तरीके से ले लिया है, बार वैल्यू इंटू 6%। इंटरेस्ट इनकम हमने देखें वही किया हुआ है तीनों जगह पर। अमोर्टाइजेशन अगेन हमारा डिफरेंस होगा, ये देखें, और कैरी डाउन हमारा अमोर्टाइजेशन प्लस ब्रॉड डाउन होगा। और आप देख सकते हैं कि हमारा अगेन ये प्रीमियम बॉन्ड था 105223, हम इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। पार वैल्यू को हम ऐड करेंगे और प्रीमियम को ऐड करेंगे तो 5233 प्लस 100,000 आप करेंगे तो इतना ही अमाउंट हमारा बनता है। और एक और चेक जो हमने आपको सिखाया अभी मैंने, वो आप देख सकते हैं इस तरीके से 6233। हमने क्या करना है, डिस्काउंट हमें मिला था जो कि हमारे लिए बेनिफिट है या इनकम है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, प्रीमियम जो है हमारे लिए अगेन इनकम है। तो अगर हम इन तीनों को टोटल करें तो 6233 बन रहा है। इसका हमने कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा और मैंने काफ़ी डिटेल और आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश की इन एग्जाम्पल्स को, अमोर्टाइजेशन को, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये काफ़ी मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है। तो वीडियो को तो यहीं तक रखेंगे। आई विल बी हेयर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून अबाउट फाइनेंशियल एसेट, और हम इसकी मज़ीद एग्जाम्पल्स करेंगे जैसे कि फेयरवेल थ्रू PNL है, फेयरवेल थ्रू OCI में कोशिश करूँगा उसकी एग्जाम्पल भी आपको कराऊँ। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।